नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है 1000 वर्षों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक की अवधि को भारतीय इतिहास के मध्यकालीन काल के रूप में जाना जाता है। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, जो 1154 में थे, और फ्रांसीसी मानचित्रकार, जो 1720 में थे, द्वारा बनाए गए मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि पहले ज्ञात था। हालांकि मानचित्र कला का विज्ञान 2 समयावधियों में भिन्न था। नई और पुरानी शब्दावलियां। ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदुस्तान शब्द का निर्माण मिन्हाज ए सिराज ने किया था, जो एक इतिहासकार थे और जिन्होंने पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गंगा और यमुना के बीच की भूमि को शामिल किया था। बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी में परदेसी शब्द का इस्तेमाल विदेशी के लिए किया जाता था, जबकि फारसी में इसे अजनबी कहा जाता था। इतिहासकार और उनके स्रोत। मध्यकालीन काल के बारे में जानकारी 2 स्रोतों से प्राप्त होती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। हमारे पास उपलब्ध पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, मंदिर, सिक्के, कब्रें, आभूषण और पेंटिंग शामिल हैं। चूंकि कागज अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने लगा, इसलिए इतिहास, आत्मकथाओं, कहानियों आदि के रूप में बहुत सारे लिखित विवरण सामने आने लगे। इस काल के फारसी और अरबी भाषा में फरमान और विदेशी यात्रियों के विवरण उपलब्ध हैं। नया सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से 1700 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस अवधि में बड़े पैमाने पर और विविध प्रकार के विकास हुए। यह बहुत ज्यादा गतिशीलता का दौर था। ऐसे ही लोगों का एक समूह राजपूत था। योद्धाओं के दूसरे समूह में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ शामिल थे। इस अवधि के दौरान जंगलों का धीरे धीरे सफाया हुआ और कृषि का विस्तार हुआ। अपने आवास में चुनौतियों के कारण कई वनवासियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे समाज में विभेदीकरण बढ़ता गया, लोगों को जातियों या उपजातियों में बांटा गया तथा उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसायों के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया। पद स्थायी रूप से निश्चित नहीं थे तथा जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के अनुसार भिन्न भिन्न होते थे। काल की एक प्रमुख घटना भक्ति के विचार का उदय था। पवित्र कुरान की शिक्षाएं भी 7वीं शताब्दी में भारत लाई गईं। इस्लाम के अनुयायी 2 उपसंप्रदायों में विभाजित थे, शिया और सुन्नी। इस अवधि में अलग अलग समय पर नई तकनीकें सामने आईं, जैसे सिंचाई में फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्र। इस अवधि में उपमहाद्वीप में नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ भी आए। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े राज्यों में कई क्षेत्र शामिल थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन की प्रशंसा करने वाली एक संस्कृत प्रशस्ति बताती है कि वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें समस्त दक्षिण भारत, द्रविड़ शामिल था। विभिन्न राज्यों के बीच काफी संघर्ष हुए। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो क्षेत्रीय राज्यों का पुनः उदय हुआ। पुराने और नए धर्म। धर्म अक्सर स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। इस काल में धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें नए देवताओं की पूजा, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व शामिल था। संस्कृत के ज्ञान से ब्राह्मणों को सम्मान प्राप्त करने में सहायता मिली। इस्लाम को कई शासकों ने संरक्षण दिया। ऐतिहासिक काल। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
अधिकांश इतिहासकार अतीत के विभिन्न क्षणों के प्रमुख तत्वों को चिह्नित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक कारकों को देखते हैं। शिकारी संग्राहकों, प्रारंभिक किसानों और प्रारंभिक साम्राज्यों के जीवन को प्रारंभिक समाज कहा जाता था। साम्राज्यवादी राज्य संरचनाओं का विकास, हिंदू धर्म और इस्लाम का प्रमुख धर्मों के रूप में विकास और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को मध्यकालीन काल कहा जाता था। अंतिम युग को आधुनिक काल कहा गया, जिसमें भौतिक प्रगति और बौद्धिक विकास की भावना थी। इस अवधि के दौरान समृद्धि ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत में ला खड़ा किया। मानचित्र वे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम ऐतिहासिक परिवर्तनों और संदर्भों का पता लगा सकते हैं। मानचित्रकार वे कुशल कलाकार थे जो इन कालानुक्रमिक प्रभावों को मानचित्रों में दर्ज करते थे। प्रस्तुति का तरीका और संदर्भ समय के साथ बदलते रहते हैं। 1154 ईस्वी के नक्शे 1720 के नक्शों से अलग हैं। उदाहरण के लिए आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के पेज 1 और 2 पर दिए गए नक्शे देख सकते हैं। दोनों नक्शे एक ही स्थान दिखाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बदलाव हैं। यहां तक कि जगहों के नाम भी अलग अलग लिखे गए हैं। ऐतिहासिक अभिलेख विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। व्याकरण और शब्दावली के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। समय के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे हिंदुस्तान शब्द अब इंडिया हो गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज के हिंदुस्तान में पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की भूमि शामिल थी। इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक अर्थ में दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व के हिस्से बनाने वाली भूमि के लिए किया जाता था। इस मानचित्र में दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया गया था। 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीव जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने भी इसी तरह के अर्थ में हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। समय के परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि भारत जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई का विचार तो अस्तित्व में था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था, जिसे बुम की आज से दीदा नहा रहा, जिसे हम आज इसके साथ जोड़ते हैं। समय के साथ शब्दों के प्रयोग में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अर्थ में किया जाता है जो भारतीय नहीं है, जबकि मध्यकाल में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अर्थ में किया जाता था जो उसी गांव का हिस्सा तो था, लेकिन किसी खास समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं था। हिंदी और फारसी में विदेशी के पर्यायवाची शब्द क्रमशः परदेसी और अजनबी हैं। इतिहासकार अपनी जांच की अवधि के आधार पर अतीत का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। सिक्के, शिलालेख, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेख अभी भी मूल स्रोत हैं। 700 से 1750 के बीच की अवधि में हम पाठ्य अभिलेखों की विविधता में नाटकीय वृद्धि देखते हैं। इसका मूल कारण यह था कि कागज धीरे धीरे सस्ता और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होता गया। इसका उपयोग पवित्र ग्रंथों, शासकों के इतिहास, संतों के पत्रों और शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक अभिलेखों और खातों और करों के रजिस्टरों को लिखने में बड़े पैमाने पर किया गया। धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों से एकत्रित पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा गया था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को कई विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली। हालांकि इनका उपयोग करना कठिन है। चूंकि उन दिनों कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए लिपिक हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते थे। इसलिए वे कहीं कहीं बहुत पठनीय नहीं थीं। नकल करते समय शब्दों और वाक्यों में कुछ बदलाव भी किए गए, वास्तव में अनजाने में। इससे एक ही पांडुलिपि की नकल अलग अलग लिपिक अलग अलग तरीके से पेश करते थे। यह निर्धारित करना एक गंभीर समस्या है कि मूल पांडुलिपि कौन सी थी। लेखक समय समय पर अपने इतिहास को संशोधित करते रहते थे। 14वीं सदी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में
पहली बार अपने इतिहास को संशोधित किया और उसके 2 साल बाद एक और संस्करण तैयार किया। वास्तव में दोनों संस्करण एक दूसरे से अलग थे, लेकिन चूंकि मूल संस्करण का कोई पता नहीं था, इसलिए कोई भी अंतर का दावा नहीं कर सकता था। 700 से 1750 के बीच का समय परिवर्तन का दौर था, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे विकास हुए। सिंचाई में फारसी चरखा, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्र विकास के कुछ उदाहरण थे। उपमहाद्वीप में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसे नए खाद्य पदार्थ देखने को मिले। प्रवासियों के साथ नई प्रौद्योगिकियां और फसलें भी आईं, जो अपने साथ अन्य विचार भी लेकर आए। यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा महान गतिशीलता का काल था। लोग अपना भाग्य बनाने के लिए दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। राजपूत 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच योद्धाओं का एक प्रमुख समुदाय था। जाति के आधार पर वे अक्षत्रिय थे। इनमें पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न राजाओं की सेनाओं में सेवा करने वाले शासक, सरदार, सैनिक और कमांडर शामिल थे। अत्यधिक वीरता और वफादारी की महान भावना इस समुदाय के प्रमुख गुण थे। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, लेखकों और सचिवों की एक जाति अन्य प्रमुख वर्ग थे। इस अवधि में धीरे धीरे जंगलों का सफाया हुआ और कृषि का विस्तार हुआ। इससे लोगों के निवास में बदलाव आया, जिसके कारण कई वनवासी पलायन करने को मजबूर हुए। कुछ अन्य लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया और किसान बन गए और जल्द ही बड़े जटिल समाजों का हिस्सा बन गए। उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार करके दायरे में भी रखा गया, जिससे कई जातियों यानी उपजातियों का जन्म हुआ। उपजातियों का विभाजन उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसायों के आधार पर किया गया था। जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति, प्रभाव और संसाधनों में परिवर्तन के अनुसार रैंक परिवर्तनशील थे। एक ही जाति की यह स्थिति क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग थी। जातियों की अपनी शासन प्रणाली थी। वे अपने लोगों के प्रबंधन के लिए नियम और कानून बनाते थे। जाति पंचायत नामक बुजुर्गों की एक सभा नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थी। जातियां अपने गांवों के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थीं। गांव राज्य की एक छोटी इकाई मात्र थे और उनका शासन एक सरदार द्वारा किया जाता था। उपमहाद्वीप कई क्षेत्रों में विभाजित था, जिन पर विभिन्न राजवंशों के साम्राज्यों का शासन था। 700 ई तक कई क्षेत्रों ने अपने अलग भौगोलिक आयाम और अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं विकसित कर ली थीं। 700 और 1700 की अवधि के दौरान 1000 वर्ष का इतिहास, जिसका हम यहां अन्वेषण कर रहे हैं, धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण विकास हुए। लोगों की आस्था में बदलाव देखा गया। हिंदू धर्म में बहुत से बदलाव हुए, जिनमें नए देवताओं की पूजा, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण और ब्राह्मणों और पुजारियों का बढ़ता प्रभुत्व शामिल था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। नए शासक उनके संरक्षक थे। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भक्ति के विचार का उदय था, जिसने उपमहाद्वीप में कई नए धर्मों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। पवित्र कुरान की शिक्षाएं 7वीं शताब्दी में प्रवासियों द्वारा भारत लाई गईं। कुरान मुसलमानों की सबसे प्रमुख पवित्र पुस्तक है, जो एक ईश्वर, अल्लाह तथा उन लोगों के लिए उनके प्रेम, उदारता और दया के विचार को चित्रित करती है जो उसमें विश्वास करते हैं। इस्लाम और उलेमा, विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायविदों को कई शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। हिंदू धर्म की तरह इस्लाम की भी कई तरह से व्याख्या की गई और इस्लाम के अनुयायी 2 उपसंप्रदायों शिया और सुन्नी में विभाजित हो गए। इतिहासकारों के लिए समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन को दर्शाता है। इसलिए इतिहासकारों के लिए समय को खंडों, अवधियों में विभाजित करके अध्ययन करना सुविधाजनक हो जाता है, जिनकी साझा विशेषताएं होती हैं। 19वीं सदी के मध्य में भारत का इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि धर्म के अलावा कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास नहीं हुआ था। इस काल विभाजन का अनुसरण आज भी कुछ इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। मानचित्रकार वह कलाकार जो चित्र बनाने या मानचित्र बनाने में कुशल होता है। इतिहासकार वह व्यक्ति जो इतिहास लिखता है या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समय की घटनाओं को लिखता है। अभिलेखागार सरकार, परिवार, स्थान या संगठन के ऐतिहासिक दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह, वह स्थान जहां ये अभिलेख संग्रहित किए जाते हैं। पांडुलिपि लेखक द्वारा स्वयं के हस्तलेख में लिखी गई मूल लिपि। निवास स्थान, प्रजाति की रहने की स्थिति। संरक्षक प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति या ऐसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को धन और मानसिक सहायता प्रदान करता है। जाति वह उपजाति जिसे किसी के पेशे, स्थिति और प्रभाव के आधार पर परिभाषित या पहचाना जाता था। क्षेत्र किसी विशेष समूह या साम्राज्य द्वारा निर्दिष्ट या उसके कब्जे वाला विशेष क्षेत्र। काल विभाजन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन के उद्देश्य से समय को विभिन्न खंडों में विभाजित करना। यह समय के प्रमुख कारकों के आधार पर किया गया था। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 7वीं शताब्दी ई पवित्र कुरान की शिक्षाओं को भारत लाया गया। 1154 अल इद्रिसी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया। 1266 से 1287 दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल। 1356 जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिहास लिखा। उन्होंने 2 साल बाद दूसरा संस्करण लिखा। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।